हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास में, और आज ये तीसरा क्लास है हमारा। तो आज हम जहां से कल हम छोड़े थे, हमने कहा था कि साउथ चाइना से डिस्प्यूट हमारा छूट रहा है, तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं आज। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, जो लोग हमको पहली बार मिल रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और 4 लोगों से और भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। देखिए, कंटेंट के मैटर पे तो हमको अच्छा रिस्पांस मिला है, तो इसलिए इस बात की तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आपको हमेशा अच्छा ही कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। ओके, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो भी लेक्चर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका सारा जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पहले के भी लेक्चर्स हैं उसके भी पीडीएफ उस पर पड़े हुए हैं। उसके साथ और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और उन लोगों के लिए खास थोड़ा सा स्पेशल अनाउंसमेंट है जो कि 2018 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। उनके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों, उसको देखिए, टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है कि हमारा भी इंटरव्यू है तो हमको भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आप समझ सकते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिन के बाद मैं कुछ लिस्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, जो कि हमारे टीम के और मेरे जो पहले के अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक का लिस्ट और उससे रिलेटेड। इसीलिए दोस्तों, इसके पहले मैंने पूछा था आप लोगों से टेलीग्राम चैनल पे कि आप लोगों का ऑप्शनल क्या क्या है, तो उसी हिसाब से मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारे टीम के और हमारे अनुभव के ऊपर है कि हम अपने अनुभव के अनुसार उसको गेस करते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए इंटरव्यू में पूछने के लिए। चूँकि मैं ये जानता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये केवल पीसीएस जो 2019 का मेंस देने जा रहे हैं वही नहीं देख रहे हैं, बल्कि जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो भी देख रहे हैं, तो हमको उनको भी लेकर के थोड़ा बहुत चलना है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया मुद्दा 2018 के इंटरव्यू का। अभी आज बात हो रही थी तो उसमें कुछ टॉपिक्स जो है हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। जैसे जिन लोगों का केमिस्ट्री ऑप्शनल रहा है या फिर केमिस्ट्री से जो पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन किए हैं, तो उनके लिए पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इंटरव्यू में, उसको हमने सॉर्ट आउट किया है आज। तो इसी तरह से अलग अलग ऑप्शनल और उनके बैकग्राउंड पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस और एक लिस्ट हम लोग बना रहे हैं। तो उन लोगों से भी हमारा निवेदन है कि जो 2018 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और उसमें ये लिखें कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ताकि उनका हम पर्सनल जो है थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में जान सकें और उनके ऑप्शनल के बारे में जान सकें और उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार कर सकें। ये तो थी दोस्तों थोड़ी सी अनाउंसमेंट। दूसरा मुद्दा एक ये निकल के आ रहा है कि एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग और एथिक्स वाले पेपर में जो आपका केस स्टडी है उसका अप्रोच कैसा हो। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जो मैं कमिट करता हूं वो मैं करता हूं। ये कुछ लोग जानते हैं जो हमसे हमेशा से जुड़े हुए हैं। मैं उनको जितनी बातें बोला हूं उनको मैं प्रोवाइड किया हूं। लेकिन अभी स्थिति ये है दोस्तों कि टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं फुल्ली प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं इन सब सारी चीज़ों पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अगर टाइम परमिट किया, हमारे पास एक दिन का भी मौका अगर मुझे मिला, तो मैं इस तीनों टॉपिक पे एक ही कम्प्रिहेंसिव वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये पूरा गारंटीड नहीं है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, अभी समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इंटरव्यू का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो हमको भी थोड़ा सा तैयारी करना है। खैर, जो करंट अफेयर्स की क्लास है इसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली है, ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो ये 2-3 बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। और अब शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो आज का लेक्चर का स्टार्टिंग होगा वो कहाँ से होगा, साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट से। तो दोस्तों, कंटेक्स्ट क्या है इसमें? कंटेक्स्ट यही है दोस्तों कि एक तरफ तो पूरा विश्व कोरोना के पैंडेमिक से मर रहा है, पीड़ित है, और दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपना रहा है। वो वहाँ पे अपने क्लेम्स को बार बार जो है रेटरेट कर रहा है। ओके, तो ये कंटेक्स्ट है।
अगर इस सिचुएशन में, इस स्थिति में, जबकि पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, उसमें अगर चाइना इस तरह की चीज़ें करेगा तो ऑब्वियसली जो ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे एक हलचल सी रहेगी, अनस्टेबिलिटी रहेगी। और जो कि चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है इसका, और यहाँ पे अगर इनस्टेबिलिटी होगी तो इसका इम्पैक्ट पूरे विश्व के ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे पड़ने वाला है, ये एकदम साफ है। और कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी ही जो पूरे विश्व की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये जग जाहिर है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर देखिए ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उसको आप अभी साइड में रखिए, किनारे रखिए, समय आएगा तो उस पर बात की जाएगी, लेकिन अभी जो है आप शांत रहिए। ये चाइना के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर चाइना अपने इस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाता है तो इससे ऑब्वियसली पूरे विश्व को प्रभावित होना है। ओके, तो ये हो गया कंटेक्स्ट। दोस्तों देखिए, जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है ये हमेशा न्यूज़ में रहता है और कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमको इस पर बहुत ही अच्छे से तैयार रहना चाहिए। इसके कई सारे डायमेंशंस भी हो सकते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो इसलिए जो इसकी समझ है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए हमारे लिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम ये जो साउथ चाइना डिस्प्यूट है इसको इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि दोबारा आपको कभी भी कोई पूछेगा तो आप उसको जवानी बता देंगे कि भाई देखो ये इशू है, ऐसी सिचुएशन है और इसका क्या क्या हल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इसके हिस्ट्री से। जो साउथ चाइना सी का इतिहास रहा है उसमें देखिए, स्टार्टिंग में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें जो जापान, चूँकि देखिए जापान, जर्मनी, ये सब एक तरफ थे, तो जापान ने उन सब एरिया में जो आइलैंड्स हैं उन सब आइलैंड्स को जो है वो कुछ अपनी मिलिट्री पर्पस से उसने यूज किया था, ठीक है। और वो उस समय जापान ने ये बोला था कि ये जो टेरिटरीज़ हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, ये अनक्लेम्ड है, मतलब इस पर किसी का क्लेम नहीं है। ओके, लेकिन क्योंकि देखिए उस समय का जो सिचुएशन था वो अलग था, कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं था कि जिसपे सारी कंट्रीज़ को काम करना है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि जिसपे इंटरनेशनल लॉ हो कोई, जिससे सारी कंट्रीज एवाइड हों, ठीक है। तो जापान ने कहा कि ये सब सारी जो आइलैंड्स हैं ये सब अनक्लेम्ड हैं। ओके, लेकिन जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ये बोलता है कि जापान के यूज करने से पहले, मतलब जब ये टेरिटरी जापान के द्वारा यूज की जा रही है उसके पहले इस पे किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार था। मतलब ये कि फ्रांस की ये कॉलोनीज थी, ठीक है। तो ये दो चीज़ है, एक तो ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जापान ने क्लेम किया था कि ये जो आइलैंड्स हैं इसको मैं यूज कर रहा हूँ और इसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है विश्व में। लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल एविडेंसेज हैं वो ये शो करते हैं कि जापान के यूज करने से पहले ये सब फ्रांस की जो है कॉलोनीज थी। ओके, ये मुद्दा हो गया। अब उसके बाद जब वार ख़त्म हो जाता है तो 1951 में एक ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन होती है, ओके, जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो है जापान के लिए ये कहा जाता है कि आप इन सारे आइलैंड्स को जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए। ओके, तो ये हो गई ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जिसमें सीधा सीधा जापान की बात की गई है। जापान को बोला गया कि आप इस सारे आइलैंड्स को खाली कीजिए। उसी के बाद से ही इशू होता है स्टार्ट, ठीक है। देखिए इसके पहले एक थोड़ी सी कहानी ये है कि जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो विकास हुआ था वो 1949 में हुआ, ठीक है। उसके पहले जो वहाँ पे रूल था उसको हटा करके कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना अधिकार बनाया, अपने आप को सत्ता में ले आया। तो चूंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे चल रही थी, लेकिन इसके जो स्टार्टिंग से ही इसके जो हाव भाव थे, स्टार्टिंग से ही जो इनकी एक्टिविटीज़ थी वो थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप की थी। ओके दोस्तों, तो चाइना ने क्या किया, 1951 के इस ट्रीटी के बाद चाइना ने कहा कि इस एरिया में चाइना का ही अधिकार है, चाइना का अधिकार होना चाहिए। ओके, और उन्होंने एक 11 लाइन डैश बनाया। अभी आगे हम देखेंगे कि ये 9 लाइन डैश और 9 डैश लाइन और 11 डैश लाइन क्या है। तो चाइना ने इसको जो है 11 डैश बनाया था 1951 की ट्रीटी के बाद, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया कि उन्होंने क्या 2 डैश पे उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया और ये हो गया 9 डैश लाइन। ओके, तो सिंपल सा बात ये है, साधारण सी बात ये है कि 1951 के ट्रीटी में ये बोला गया कि जापान भाई आप जो है यहाँ से निकलो,
आपका कोई काम नहीं है और आपका जो टेरिटरी पे आप क्लेम कर रहे हैं ये आपका क्लेम सही नहीं है, आप निकलो। तो जापान निकल गया, जापान निकल गया तो चाइना कूद गया, चाइना ने कहा कि ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये हमारे अंदर हैं। ओके, उसके बाद एक घटना और घटती है जो होता है जिनेवा एकार्ड 1954 में। ठीक है दोस्तों, जो वियतनाम वॉर हुआ था उसके बाद से ये ट्रीटी साइन हुई। उसमें ये कहा गया कि जो साउथ वियतनाम है वो पार्सल्स और स्पार्टली आइलैंड पे उसका क्लेम होगा। मतलब ये कि जो जिनेवा एकार्ड हुआ, जिनेवा एकार्ड में स्पार्टली और पार्सल आइलैंड को साउथ वियतनाम को दे दिया गया। ओके, ये हो गई कहानी यहाँ तक की। अब आगे 2 साल बाद जैसे पिक्चर में मूवीज में होता है नहीं, 2 ईयर्स लेटर। ओके, नॉर्थ वियतनाम जो था, क्योंकि देखिए जब वियतनाम जो वार हुआ था वो नॉर्थ और साउथ वियतनाम में ही हुआ था, तो इस एकार्ड में ये बोला गया कि जो साउथ वियतनाम है उसका कंट्रोल पार्सल और स्पार्टली आइलैंड पे है। तो 2 साल बाद जो है अचानक से नॉर्थ वियतनामीज को एक सपना आता है कि जो ये आइलैंड्स हैं पार्सल और स्पार्टली आइलैंड है, इस पे जो है साउथ वियतनाम का कोई अधिकार नहीं है। इस पे अगर कोई क्लेम कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब सोचो कि बेवजह जो है ये एक नया डिस्प्यूट खड़ा कर दिया। एक तो चाइना पहले से ही उस पर क्लेम कर रहा था, दूसरे उसको एक सपोर्ट भी मिल गया। ओके, नॉर्थ वियतनामीज गवर्नमेंट ने ये कहा कि इन सब आइलैंड्स पे साउथ वियतनाम का कोई कंट्रोल नहीं है, इस पे जो अधिकार होना चाहिए, जो अधिकार है वो है चाइना का। तो ये हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री, या आप यूँ कह लीजिए कि थोड़ी सी कहानी हो गई साउथ चाइना सी में जो भी चीज़ें आज चल रही हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, अभी देख लेते हैं कि जो सारे देश इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी टेरिटरी पे कौन कौन सा देश अपना अधिकार जताते हैं। तो सबसे पहले देखिए पार्सल वाले आइलैंड पे, ये पार्सल आइलैंड है, ये पूरा देखिए साउथ चाइना सी है। ठीक है, ये पूरा साउथ चाइना सी है। तो इसमें जो पार्सल आइलैंड है इस पे चाइना का क्लेम है, वियतनाम भी क्लेम करता है और उसके साथ साथ ताइवान भी क्लेम करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आइलैंड है स्कार्बरो आइलैंड। ठीक है, स्कार्बरो आइलैंड पे ताइवान अधिकार अपना दिखाता है, चाइना अपना अधिकार दिखाता है, वियतनाम अधिकार दिखाता है और उसके साथ साथ फिलीपींस भी दिखाता है। ठीक है, हालांकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये फिलीपींस यहाँ पे केस जीत गया है, लेकिन चाइना उसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन है उसका जो निर्णय होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है पार्टीज पे, वो अलग मुद्दा है। ठीक है, तीसरा आइलैंड है स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड पे चाइना का क्लेम है, वियतनाम का क्लेम है और इसमें मलेशिया भी आता है, फिलीपींस भी आता है और ताइवान भी आता है। मतलब ये ऐसा आइलैंड है जिसपे यहाँ के रीजनल जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी जो है क्लेम करती हैं। उसके अलावा जो चाइना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसी को दोस्तों बोलते हैं 9 डैश लाइन। तो ये जो लाइन है इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं उसको चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा चाइना का है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैप के थ्रू मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि ये मैप मैं इंटरनेट से लिया हूँ, ताकि कोई कॉपीराइट हो अगर हो तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये इंटरनेट से है। ठीक है, और कॉमर्शियल पर्पज़ नहीं है विशेष इसका। ओके दोस्तों, तो इसमें 4 आइलैंड्स हैं, नहीं सॉरी 3 आइलैंड्स हैं और इतनी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। दोस्तों अब इसके बाद ये हम देखना चाह रहे हैं कि जो भी कंट्रीज अपना क्लेम कर रही हैं उनके क्लेम का आधार क्या है। जो कह रही हैं कि ये आइलैंड हमारा है उसके पीछे क्या आधार है। बड़ा हास्यास्पद है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी आगे आने वाली है, तो कीप पेशेंस। ये साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है ना, ये है तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट, बहुत ही गूढ़ डिस्प्यूट है, लेकिन इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। अभी आपको भी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली कंट्री है क्लेम करने वाली है वो है चाइना। ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं कि लगभग पूरे साउथ चाइना सी पे चाइना जो है अपना क्लेम करती है, लेकिन ठीक है चाइना इस पर क्लेम कर रही है, सारे पूरे वाटरवे जितने हैं उस पर क्लेम करती है ये, लेकिन नो एनी सक्सेसफुल प्रूफ। चाइना के पास इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है कि जो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दिखा सके और अपने अधिकार को प्रूव कर सके। तो सबसे अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे जो फॉल्स क्लेम है वो तो चाइना की का ही है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ है कि जो पूरे एकदम साउथ चाइना सी को कवर करना चाह रहा है वो चाइना ही है। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार बात है ये। और दूसरा जो है वियतनाम का क्या बेसिस है, वियतनाम इसको
इनहेरिटेंस ग्राउंड देता है कि वियतनाम की जो गवर्नमेंट है, वियतनाम के जो लोग हैं, उनका मतलब कि जन्मों जन्मांतर से, उनकी पीढ़ियों से उस पर अधिकार रहा है, इसलिए उनका अधिकार होना चाहिए इस पर। उसके बाद दोस्तों मलेशिया क्या बोलता है, ठीक, मलेशिया बोलता है कि सदर्न स्पार्टली फॉल्स इनसाइड द बॉर्डर ऑफ मलेशियाज कंटिनेंट विच मेक्स दियर क्लेम एक्सेप्टेबल ऑन द लीगल ग्राउंड्स। देखिए जो मलेशिया है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि वो स्पार्टली आइलैंड पे अपना क्लेम करता है, तो वो ये कह रहा है कि जो मलेशिया का जो कंटिनेंट है, मलेशिया का जो कंटिनेंटल विस्तार है पानी के अंदर, उसी के अंदर ही स्पार्टली आता है, तो इसलिए लीगली जो है वो एरिया जो है वो किसका है, वो मलेशिया का है, राइट। ये हो गया मलेशिया की बात। चलो कुछ चीज़ें मान लिया जाता है, लीगल चीज़ें हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह उस पर लगेगी ओके। तो और दूसरा जो कंट्री है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया कहता है कि जो उसका एक्सक्लूसिव स्पेशल इकोनॉमिक जोन है 200 माइल्स होता है यूएन क्लॉज के थ्रू। यूएन क्लॉज दोस्तों एक आप ये समझ लीजिए एक प्रोटोकॉल है जो ओशियंस पे अपना एक एक्सटेंशन देता है कि किसी भी ओशियन में उस जो टेरिटोरियल कंट्री है उसका कितना अधिकार होगा, जो भी लिटोरल कंट्री है वहाँ पे, ओके। तो यूएन क्लास के थ्रू जो आइलैंड, जिस आइलैंड पे मलेशिया क्लेम करता है, उसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का विस्तार वहाँ तक होता है, इसलिए वो स्पार्टली जो है वो आइलैंड जो है इंडोनेशिया का है, ओके। उसके बाद फिलीपींस क्या बोलता है, फिलीपींस बोलता है कि मेरा भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एरिया में आइलैंड आता है, इसलिए ये आइलैंड मेरा है। उसके बाद ब्रुनाई क्या बोलता है, इट क्लेम्स द बेस्ड ऑन द ईजेड, ये भी ईजेड पे ही अपना क्लेम करता है यूएन क्लास के थ्रू, मतलब यूएन क्लास के अकॉर्डिंग जो ईजेड का विस्तार है उसी के विस्तार के अंदर में आइलैंड आता है, तो इसलिए ये हमारा आइलैंड है, ठीक है। तो ये हो गया सारे कंट्रीज का बेस, वो किस आधार पर अपना क्लेम करते हैं। सबसे खतरनाक इसमें चाइना ही है दोस्तों, कुत्ते भौंक रहे हैं। मैं आज जितनी मतलब कि हर बार मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं इसको शांत करके ही करूँ, ये हमारे घर का है तो इसको मैं भगा नहीं सकता, हाँ ठीक है। तो रात में चूँकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो रात में ये लोग जगते हैं, और दोस्तों रात में मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, दिन भर स्लाइड्स बनाता हूँ, रात में वीडियोज़ बनाता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ 2 लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं करंट अफेयर्स आपका तैयार करवा दूंगा, लेकिन धीरे धीरे अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 30 लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर हमको फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर हमारे क्लासेस को देख रहे हैं, अपना रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और आप भी डेडिकेटेड मेहनत कर रहे हैं, तो बदले में मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ जो कि है आपका रिजल्ट। 2019 का फाइनल जो मेंस का रिजल्ट जब आएगा, अगर उसमें से आप 30 के 30 हमको ये बताएंगे कि मेरा हो गया है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ भी नहीं होगा, और मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। उम्मीद है कि जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं आपसे, वो आप हमको पूरा करके ज़रूर देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि रात में 2 बजे उठ करके वीडियोज़ आपके लिए बनाना काफ़ी टफ़ टास्क है, मेहनत है, लेकिन फिर भी मैं चूँकि कमिटेड हूँ आपके लिए, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसके बदले में आप भी हमको रिजल्ट देंगे, निराश नहीं करेंगे हमको, ये हमको पूरी उम्मीद है। ओके दोस्तों, तो लगभग इस समय 30 से 35 लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, जो मेंस लिख रहे हैं इस बार। अगर उस 30-35 लोग में सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। मुझे लगेगा कि मैंने जो भी मेहनत किया था वो सफल था, जो भी रात रात भर जग के हमने आपके लिए मेहनत किया था वो जायज़ था, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमको लेट डाउन नहीं करेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, बहुत बोल बच्चन हो गया, ओके। अभी देखते हैं कि साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है इतना लोग क्लेम क्यों करते हैं, या यूँ कह लीजिए साउथ चाइना सी का इंपॉर्टेंस क्या है, ओके। तो सबसे पहले तो ये द साउथ चाइना सी इज़ बिजी इंटरनेशनल वाटरवे, मतलब ये कि सी ट्रेड जो होता है ईस्टर्न साइड से लेकर के आप इधर अटलांटिक में, फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। और दोस्तों इन आइलैंड्स पे अगर जो भी कंट्री अपना क्लेम करेगी, जो भी कंट्री अपना अधिकार रखेगी, तो सॉरी, तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर वो चाहे तो अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, जो भी कंट्री उस आइलैंड पे अपना अधिकार बनाएगी, ओके। अब देखिए पोर्ट ऑफ कॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई टैक्स लगा देना, ये सब काम कर देना,
किसी भी एडवर्स सिचुएशन में ट्रेड को कंट्रोल कर देना, ये सब सारे काम कोई भी कंट्री कर सकता है अगर उस आइलैंड पे उसका अधिकार होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्ट्रेटजिक रूप से उस एरिया का, साउथ चाइना सी में जितने भी आइलैंड्स हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद दोस्तों ये जो एरिया है ये रिच रिसोर्सेज ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा सोर्स है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक। तो जिस भी कंट्री का उस पर अधिकार होगा वो इस क्षेत्र में बहुत ही अमीर होगा, बहुत ही रिच होगा। उसके बाद यहाँ पे फिशरीज भी हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो ओशियन वाटर का टेम्परेचर है, वो फिशरीज के मतलब फ़िश के ब्रीडिंग के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। यहाँ पे फिशरीज अगर की जाएगी, अभी तो मान लीजिए जो भी है वो नेचुरल है, लेकिन अगर यहाँ पे फिशरीज की जाएगी तो उसका जो डेवलप होने का चांस है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो ओशियनिक टेम्परेचर है, ठीक है, वो बहुत ही बेहतरीन ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है फिशेज के लिए। उसके अलावा there are the exclusive economic zone and mostly in case of water bodies these zones overlap for the different territories। जैसा कि हमने बताया कि सभी कंट्रीज अपना ये क्लेम करती हैं कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो काफ़ी हद तक 200 माइल होता है, 200 माइल्स तक विस्तार होगा, तो ये वो एक दूसरे में ओवरलैप कर जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आसपास में हैं तो उनका 200 माइल जब हम नापेंगे तो वो दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे का पहले में आएगा, तो इस तरह से ओवरलैप कर जाती हैं। तो ओवरलैपिंग की वजह से भी यहाँ पे परेशानी हो रही है, ठीक है, ओके। अभी देखिए अगर ये डिस्प्यूट और ज़्यादा एग्रेवेटेड होता है, बहुत ज़्यादा अगर नोटोरियस होता है और भी बड़ा रूप लेता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले देख लिया। उसके बाद पीस, प्रोग्रेस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन, जैसा कि हम हमेशा ये बात करते हैं, इंडिया हो गई, यूएस हो गया, हमेशा ये बात करते हैं कि जो इंडो पैसिफिक जोन है दोस्तों, इसको हम पीसफुल रखेंगे, ठीक है। आर्म से तो इसका हम कोई लेना देना ही नहीं रखेंगे, यहाँ पे आर्म फ्री जोन बनाएंगे, इसको एकदम पीसफुल एरिया होगा, इसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये हमारा उम्मीद है, जो हम चीज़ें करना चाह रहे हैं, क्या वो इस सिचुएशन में हो सकती हैं अगर यहाँ पे हमेशा नोटोरियस एक्टिविटीज़ की जाएंगी चाइना के द्वारा और इस तरह के फॉल्स क्लेम और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई जाएंगी, तो ये सब सारी चीज़ें जो है मुश्किल हो जाएंगी। उसके बाद यूएसए का इंटरेस्ट बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमेशा यहाँ पे देखिए वो अभी नॉर्थ कोरिया का मैटर हो या फिर चाइना को घेरने का मैटर हो, अभी आप कह सकते हैं कि एक इंटरनल कोल्ड ट्रेड वार चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में। तो चाइना का जो असर्टिवनेस है उसको भी काउंटर करने के लिए यहाँ पे यूएसए का भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें जब होंगी, वहाँ पे हलचल होगी, तो यूएसए का भी इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्टेड होगा, क्योंकि यूएसए जो है एक तो अपनी चीज़ों को बहुत सारी रिसोर्सेज को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, और अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो यूएसए का इंटरेस्ट लाजमी है कि प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इम्पैक्ट दोस्तों। जो भी अभी तक डायमेंशंस हमने देखे हैं, तो इस डायमेंशंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, काजेज ऑफ द डिस्टर्बेंस, या फिर चाइना का क्लेम, या फिर चाइना क्यों नहीं मान रहा है आर्बिट्रेशन की बात, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ यहाँ पे बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी, बहुत सारे लोग इसको पहले से भी पढ़े होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मैं उनको थोड़ा सा और भी आसान भाषा में ये चीज़ बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट है, ये मैटर पूरी तरह से आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ओके दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है साउथ चाइना सी को लेकर के। तो सबसे पहले ये समझिए कि यूएसए और इंडिया, ये दोनों लोग काफ़ी एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं इस समय, ठीक है। कुछ 1-2 डिकेड से हम देख रहे हैं कि यूएसए के काफ़ी करीब इंडिया जा रहा है, क्योंकि एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया और अमेरिका दोनों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इसमें इंडिया और अमेरिका दोनों मिल करके इसको एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशियन रीजन को पीसफुल एक रीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड है कि हम इसको पीसफुल रीजन बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे जो नेविगेशन हो वो पूरी तरह से फ्री हो, किसी भी कंट्री का कंट्रोल ना हो, उस पर कोई डिस्प्यूट ना हो, यूएन क्लास को लेकर के साउथ चाइना सी में, मतलब यूएन क्लास के रूल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चले, ठीक है। तो ये सब काम जो है यूएसए के साथ मिलकर के इंडिया कर रहा था, काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट उसमें कर रहा था। लेकिन 2016 में क्या हुआ दोस्तों कि 2016 में फिलीपींस केस जीत जाता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। केस जीतने के बाद चूंकि फिलीपींस हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एलाई है, तो उसको डिस्टर्ब ना करें हम, उससे हमारा कोई इस तरह का मुद्दा ना बन के निकल के आए, इसलिए हम क्या कर दिए कि अपने आप को अलग कर लिए,
ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है हम इंडिया जो है पूरी तरह से इसमें अलग है। उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके बाद से कोई भी ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सचेंज ये कोई जो है किसी भी कंट्रीज के साथ नहीं कर रहा था साउथ चाइना सी में। हालांकि रिसेंटली वियतनाम के साथ हमने एक एक्सरसाइज की है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जापान और रसिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन बनने लगा। ठीक है, इधर बीच हम उनसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे, डिफेंस के सेक्टर में एक्सचेंज करने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि हम एक बार फिर से ये चाहने लगे कि हम अपना स्ट्रेटजिक प्रेजेंस वहाँ पे साउथ चाइना सी में रखें। फिर से हम एक बार एक्टिव होने की कोशिश किए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? दो कारण से। पहला कि बिकॉज इंडिया इज ए नॉट अ पार्टी। पहली बात तो वहाँ पे इंडिया का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इस तरह से डायरेक्ट कोई क्लेम नहीं है, तो इसलिए इंडिया जो है वहाँ पे अपना कोई बहुत ही एक्टिव रोल नहीं अदा कर पा रही है। और दूसरा कारण ये है कि जो वुहान कंसेंसस हुआ था उसमें इंडिया एग्री किया था कि वो साउथ चाइना सी पे न्यूट्रल रहेगी, साउथ चाइना सी में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव कार्य वो नहीं करेगी। तो ये रहा इंडिया का स्टैंड। पहले वो यूएस के साथ मिलकर के काम करना चाहता था, वहाँ पे अपना स्ट्रेटजिक प्रेजेंस अपने आप को ग्लोबली साबित करना चाहता था कि वहाँ की चीज़ों को नॉर्मल किया जा सके। लेकिन फिर उसके बाद उसने अपने आप को वहाँ पे हटाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से अपने आप को स्ट्रेटजिकली वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश किया। वापस से हमारा चाइना के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वुहान समिट, मामल्लपुरम इन्वायरमेंटल समिट, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें फिर से इंडिया ये कहता है कि हम जो है वहाँ पे तटस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का स्टैंड। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया होगा, क्या कहते हैं, कुत्ते की वजह से। मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं अब क्या करूँ, आदमी कोई होता तो मैं इसको समझा देता, लेकिन अभी तो ये एनिमल है, इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ कि भाई क्लास चल रही है यहाँ पे, सीरियस एसटीएम बनने जा रहे हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा आप जो है कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, थोड़ा सा इसको सह लीजिए। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। देखिए फिर से बोल रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसमें साउथ चाइना सी को लेकर के सजेशंस क्या दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये कि हम जो भी जितनी भी तरह के मीडिएशन हो सके, रिकन्सिलिएशन हो सके, ठीक है, बातचीत के द्वारा अगर कोई मैटर किसी तरह से सॉल्व हो सके, इस तरह का अगर कोई भी रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है तो उसको हम क्या करें कि पार्टीज पे क्या कर दें, बाइंडिंग कर दें। ठीक है, कि जो भी कंसेंसस हो, जो भी रिजोल्यूशन हो, उसको पार्टीज माने। फिर बाद में ये ना कहे कि इनके पीछे फैक्ट्स गलत है, एविडेंस गलत है, अब हम नहीं मानेंगे। चाइना जोर जबरदस्ती अपना करता ही है। तो एक इस तरह का मैकेनिज्म बनाओ कि जिसका जो आदेश है, जिसका जो कंक्लूजन है, वो सभी पार्टीज पे बाइंडिंग हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काम करना चाहिए कि आप जो है ना ज्वाइंटली सारी चीज़ों को कर दो। कि यहाँ पे अगर पीस इस्टेब्लिश करना है तो सभी लोग पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई ज्वाइंट मैकेनिज्म लेकर के आए। ठीक है, उसके साथ साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट जोन्स बना दें कि ये जोन ऐसे हैं कि जहाँ पे सभी कंट्रीज़ मिल करके काम करेंगी, ज्वाइंटली काम करेंगी। उसके साथ साथ ज्वाइंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर दें, मतलब कि कोई भी किसी भी इस तरह, मतलब उसमें एक लिस्ट बना दें कि ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं इसको कोई भी कंट्री अकेले नहीं करेगी, इसमें सारे कंट्रीज़ मिल के काम करेंगे। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसके लिए हम व्यवस्था करें कि ज्वाइंटली इस पर एफर्ट डालें लोग। डिजास्टर रिलीफ के लिए और ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी ज्वाइंटली सारे कंट्रीज एफर्ट डालें। तो ये सब सारे सजेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद काउंटर पायरेसी के लिए भी ज्वाइंटली सारे कंट्रीज एफर्ट डालें। तो ये सब हम सजेशंस दे सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स शुड बी सेटल्ड बाय पीसफुल मीन्स इन लाइन विद द इंटरनेशनल लॉज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेफ गार्डिंग मरी टाइम सिक्योरिटी, नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट एंड द फ्रीडम्स। ठीक है, तो वही है कि इंटरनेशनल लॉ जो भी हैं उस पर हम काम करें, उससे हम एबाइड रखें अपने आप को। ठीक है, ये तो दोस्तों सजेशन हो गया, एक सजेशन के रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मिंग एन ओवर आर्चिंग अथॉरिटी लाइक नाटो और यूरोपियन यूनियन विथ चाइना एज अ मेंबर इन एशिया। एशिया में भी इस तरह के ग्रुपिंग बना दो कि जिसमें चाइना एक मेंबर हो। ठीक है, मतलब ये कि जब इस तरह का ग्रुप बन जाएगा और उसमें चाइना एक पार्टी भी होगी, एक मेंबर भी होगा, तो वहाँ पे केवल चाइना की ही नहीं चलेगी, और भी कंट्रीज होंगे जिसके दबाव में चाइना आएगा और सारी कंट्रीज को साथ में लेकर के चलेगा। लेकिन ये देखिए ये क्या है, वे फॉरवर्ड है। वे फॉरवर्ड जो है ना वो बहुत ही दूरदर्शी होता है। हमेशा जो है वे फॉरवर्ड मतलब ये कि इंडिया जो है, इंडिया के लोग एक दिन चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे, ये हमको उम्मीद है, ये वे फॉरवर्ड है। और सजेशन क्या होता है कि इंडिया को मून पे जाना चाहिए, ये सजेशन है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड और सजेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
तो वे फॉरवर्ड में ये कहा जा रहा है कि चाइना को मेंबर बनाते हुए एक एशिया में नाटो और यूरोपियन यूनियन टाइप का कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन बना दीजिए, एक अथॉरिटी बना दीजिए, ताकि उसमें सारी कंट्रीज़ की बातें सुनी जाए, सारी कंट्रीज अपने एक दूसरे के साथ मिलकर के कंसेंसस पे काम करें, किसी एक कंट्री की मनमानी ना चले। लेकिन दोस्तों ऐसे अगर कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो इसमें चाइना क्यों पार्टी लेगा, क्योंकि जब उसको पता ही है कि ये बनाया किस लिए जा रहा है तो उसमें चाइना क्यों आएगा, अब इतना बेवकूफ़ तो है नहीं वो। ठीक है, तो ये एक वे फॉरवर्ड है जिसको आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों जो चाइना का अग्रेसिवनेस है उसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको आप वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं, क्योंकि वो हर तरफ से उंगली कर रहा है यार। मतलब साउथ चाइना सी को भी नहीं छोड़ रहा है, उधर मंगोलिया को भी परेशान करके रखा है। ठीक है, उधर अपना ये अक्साई चीन और लद्दाख वाला एरिया चल ही रहा है। ठीक है, हर जगह ये उंगली किया हुआ है। तो इसका जो बिहेवियर है इसको चेक करने की ज़रूरत है। माफ़ कीजिएगा जो इस तरह के वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आपको फील हो, इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना ये फील होना चाहिए, तभी मज़ा आता है पढ़ने में, और तभी जो है आप अपने मन से भी पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, असर्टिव एक्टिविटीज़ हैं, उसको जो है चेक करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पीसफुल बायलैटरल मल्टीलैटरल टॉक्स एंड नेगोशिएशन कितना करोगे, कितना करोगे बातचीत। आप हमेशा बातचीत ही कर सकते हो। देखिए होता क्या है कि जब कोई पावरफुल पार्टी है सामने और जो अगली पार्टी है उसकी बार्गेनिंग पावर कम है, तो बातचीत में भी वो एक्चुअली बातचीत नहीं होती हैं, वो शर्तें होती हैं। ठीक है, और ऐसी शर्तें, ज़्यादातर शर्तें जो है किसके पक्ष में होती हैं, जो कि पावरफुल कंट्री होता है, जो पावरफुल पार्टी होती है। ठीक है, तो ये मल्टीलैटरल टॉक्स और बाईलैटरल टॉक्स ये सब चीज़ें जो है खाली कहने में अच्छी लगती हैं, इसका जो प्रैक्टिकल चीज़ें निकल के आती हैं वो जो है इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती हैं, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि वो एक तरफा हो जाती हैं, बायस्ड हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको रिकैप करना चाहते हैं तो एक बार फिर से पॉज करके या फिर पीछे से जा करके इसको आप एक बार रिकैप कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूपी में अभी तक जिस तरह से देखिए जीएस का पैटर्न रहा है, ऐसे जीएस में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहा है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेज हैं। इसलिए जो है इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है और इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये आप ये तैयार रखिएगा। देखिए इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे नहीं कवर किया हूँ, क्योंकि वो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक है जहाँ पे इसको कवर किया जाता है, इंडिया एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो आप वहाँ पे बस बता सकते हैं कि इकोनॉमिक हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस जुड़ा है कि चाइना को हम भी घेर सकते हैं उसका, अगर वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी चल रही है तो हम भी अपना कोई डायमंड प्लेटिनम पार्टी टाइप का चला दें कुछ। ठीक है, स्कीम टाइप का चला दें कुछ, तो उसके तहत हम उसको घेर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेड हमारा है ही है, फिर उसके बाद आप पायरेसी, एंटी टेररिज्म और ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है आयल प्राइस ड्राफ्ट बिलो जीरो। दोस्तों देखिए इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट था वो निगेटिव टेरिटरी में चला गया, मतलब कि वो निगेटिव हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो इसका जो कंटेक्स्ट है वो यही है कि क्रूड ऑयल प्राइसेज हैड फॉलन बिलो जीरो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज दैट एनालिस्ट वर्ल्ड वाइड हैज क्लेम्ड दैट द दिस फेनामेना कैन हैपन अगेन। मतलब ये कि एक तो जीरो हो गया, प्राइस बहुत ही कम हो गया, इवन निगेटिव चला गया, और उसके बाद जो एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि ऐसी सिचुएशन फिर से आ सकती है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कंटेक्स्ट हो गया। तो देख लेते हैं एक बार, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर जो है रीज़न क्या था कि ऑयल प्राइस जो है इतना कम हो गया। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, इतना जीरो तक पहुंच गया, फिर भी जो इंडियन गवर्नमेंट है ये जो है इसका फ़ायदा लोगों को क्यों नहीं दी। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला चीज़ ये है कि कारण में दोस्तों देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन, एक कारण तो सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व की इकोनॉमी रुक गई। तो अगर इकोनॉमी रुक गई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, पूरे विश्व की फ्लाइट्स रुक गई, सोचिए कि कितना बड़ा पैंडेमिक है दोस्तों। हम लोगों का जो उम्र है, हम लोगों की जो एज है, हम लोग अपने एज में तो ऐसी चीज़ें कुछ नहीं देखे हैं।
हालांकि पहले के ज़माने में कहा जाता था कि प्लेग आ गया, हैजा, कॉलरा, ये सब भी एक महामारी होती थी, तो वो सब तो हम लोग देखे नहीं थे। लेकिन ये सोचिए कि ये सिचुएशन ऐसी है कि पूरे विश्व की फ्लाइट्स रुक गई, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को रोक दिया गया, पूरा विश्व एकदम क्लूलेस है, कुछ भी नहीं है उसके पास। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से मैं और भी इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए अलग से सेगमेंट हमने रखा है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी हम डायमेंशंस देखेंगे, वहाँ पे भी चीज़ों को पढ़ेंगे। हालांकि ये अजीब है कि हम मुस्कुरा के इसको पढ़ा रहे हैं जबकि ये इतना सीरियस है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है ह्यूमैनिटी के सामने। ठीक है, तो खैर कम बैक टू द रीजन्स। तो पहला रीजन तो आपको पता है कि लॉकडाउन हो गया। ठीक है, ये कारण सब कोई लिख देगा, हर कोई किसी के आंसर में ये ग्लोबल लॉकडाउन आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं कि जो जो लोग पढ़ेंगे वो वही बता पाएंगे उसको। ठीक है, तो पहला तो लॉकडाउन वाला कारण हो गया कि ये कारण आपको समझ में आ गया। दूसरा जियो पॉलिटिक्स। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में देखिए दो पार्टी है, एक है यूएसए जो कि आयल्स को प्रोड्यूस भी करता है, उसको एक्सपोर्ट भी करता है, और आयल प्राइसेस को एक बेंचमार्क के थ्रू वो डिसाइड भी करता है। ठीक ठीक है, अभी उसको हम देखेंगे, जिसको हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और यूएस स्टेट बेंचमार्क बोलते हैं, जिसका नीचे हमने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो एक तो वो पार्टी हो गई, और दूसरा पार्टी हमारा क्या है, ओपेक वाली कंट्री, जिसको सऊदी अरेबिया लीड करता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया लगभग पूरे विश्व के जितनी सप्लाई होती है ऑयल की, उसका 10% वो अकेले सप्लाई करता है। ओके, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसका कितना रोल है, और इसी वजह से एक ब्लॉक वो भी है और एक ब्लॉक यूएसए वाला है। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकली ये हुआ था, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी थी, क्योंकि अभी जो है जो ये ओपेक वाली कंट्रीज़ हैं, ये रसिया को भी लेकर के अपने साथ में चल रही हैं। तो जो सऊदी अरेबिया, रसिया, ये सब थे, इन्होंने ये कहा था कि जो सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति चल रही है, इसको देखते हुए हमको अपना प्रोडक्शन जो है 10% कम करना है। ठीक है, वो इस चीज़ का अनुमान लगा रहे थे कि आने वाले समय में डिमांड कम हो जाएगा, तो जो प्राइस होगी, अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो उसी तरह से चलता रहा, तो जो प्राइस होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। ओके, तो वो थोड़ा बहुत अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम 10% अपना प्रोडक्शन कट कर देंगे, ताकि जो है हमारा जो प्राइस लेवल है वो मेंटेन रहे, वो बना रहे। ओके, लेकिन जो डिमांड कम हुई वो हो गई 30%। ठीक है, 10% कट करने का तो वो बात कर ही दिए थे, लेकिन 20% एक्स्ट्रा हो गया, मतलब कि 30% का डिमांड गिर गया। तो ये एक जियो पॉलिटिकल कारण था कि जिसकी वजह से वो पहले से ही डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि उनको यूएसए को काउंटर करना था। आप देखिए, एक कंपटीशन होता है मार्केट में, वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में एक कंपटीशन होता है, उसमें एक कम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए, अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पॉलिसीज होती रहती हैं। तो वो ये अनुमान लगाए थे कि 10% कट कर देंगे तो हमारा प्राइस भी मेंटेन रहेगा, और हमको बहुत ज़्यादा अपना जो लॉस है वो भी नहीं होगा। लेकिन प्राइस हो गया 30% डिक्लाइन, तो जो अचानक से उनके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्शन था, वो तो स्टोरेज में हो गया, उनके पास स्टॉक बढ़ गया, तो अब उनको प्राइस कम करके बेचना ही था। ठीक है, क्योंकि अब उसको रखने से तो कोई फ़ायदा नहीं था ना। उसके बाद अनेबल टू स्टॉप प्रोडक्शन, इसके बाद भी जो अब जैसे 30% जब डिमांड घट गई, तो वो अपने प्रोडक्शन को उसके बाद कट कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो वेल्स होती हैं, जो कुएँ होते हैं तेल का, वहाँ से जो, अब देखिए ट्यूबवेल तो है नहीं कि आप बटन ऑफ कर दिए तो वो बंद हो गया प्रोडक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है उसको बंद करने के लिए भी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ह्यूज कास्ट था, इस वजह से उसको नहीं बंद किया गया। उसके बाद अगर वो एक बार जब बंद हो जाता, उसको चलाने के लिए भी फिर से कास्ट इनकर होता, तो इस वजह से ये सब एप्रीहेंशन था। तो इस वजह से प्रोडक्शन को कंटिन्यू किया गया, प्रोडक्शन को रोका नहीं गया। ओके, अब देखिए क्या है कि जैसे ये रेल का इंजन है, एक बार सोच लीजिए कि देखिए कभी कभी आप देखते होंगे कि स्टेशन पे जो है 2-2 3-3 दिन लगातार इंजन चलता ही रहता है। उसका भी सेम इशू है कि अगर वो एक बार बंद हो गया तो स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, बहुत ज़्यादा डीजल पीता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पे भी कि उसको शट डाउन करना ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था, उसमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, तो इसलिए उसको बंद नहीं किया गया। उसके बाद जो मोस्ट अफेक्टेड था वो था वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो एक ये सब बेंच मार्क हैं, इसके हम अंदर की चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, तो आप बस केवल इतना जानिए, जो यूएसए वाला सेक्टर था वो ज़्यादा अफेक्टेड था इस चीज़ों से। ठीक है,
क्योंकि देखिए उनकी ही इकोनॉमी बंद हो गई थी तो वहाँ की ही डिमांड कम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद वो जो सेल कर रहा है जहाँ पे वहाँ के लोग भी नहीं खरीद रहे हैं, तो इसकी वजह से जो वहाँ के बेंचमार्क था, जो वहाँ का रेट था, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था। और दोस्तों इसका रिलेशन हमारे इंडिया के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया कहानी कि उसके पीछे कारण क्या था। आगे बढ़ते हैं कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा जैसे हमने बताया कि WTI और यूएस वाला जो यूएस स्टेट बेंचमार्क था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था, और जो इंडिया का इम्पोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ होता है। हालांकि वो बात की बात है, अभी पिछले लेक्चर में आप कहेंगे कि हमने बताया था कि हमने यूएस के साथ खरीदने की बात की है, खरीदना शुरू कर दिया है, तो लेकिन अभी भी हम उतना अमाउंट में नहीं खरीदते हैं जितना हमारा गल्फ़ कंट्रीज से आता है। तो इसलिए जो इंडिया के ऊपर था वो डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली अगर यूएस बेंचमार्क को प्रभाव पड़ेगा तो इंडियन मार्केट पे भी, इंडियन बास्केट पे भी इसका प्रभाव पड़ना लाजमी था। तो इसी की वजह से इंडिया में भी जो है क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी घटा था। लेकिन इस जो प्राइस घटा, अब हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जो प्राइस घटा उसका जो बेनिफिट है उसको इंडिविजुअल के ऊपर क्यों पास नहीं किया गया। इंडिविजुअल के देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि क्रूड ऑयल इन द मार्केट प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट हैज़ ड्रॉप्ड ड्रेस्टिकली बट इट्स बेनिफिट इज नॉट पास्ड टू द इंडिविजुअल, डिस्कस व्हाई। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो ये प्राइस फॉल डाउन हुआ इसको जो है इंडिया दो तरह से ले सकता था, दो तरह से इसको यूटिलाइज कर सकता था। पहला ये कि वो इंडिविजुअल को पास कर दे इसका इसका बेनिफिट, मतलब कि अगर 70 रुपये का अभी तक पेट्रोल वो खरीद रहा था तो उसको जो है 20 रुपये में दे दे, ठीक है। इससे इंडिविजुअल कंजप्शन बढ़ जाता, इंडिविजुअल इकोनॉमी जो भी इंडिविजुअल यूज था उस पर यूज होता, या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो जाता। क्योंकि देखिए जो भी आयल प्राइस होते हैं, जो भी आयल की मार्केटिंग होती है उसमें हमेशा फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। मतलब ये कि आज डिसाइड हो जाता है कि हम अगले कुछ दिनों तक हम कितनी क्वालिटी का और कितना बैरल आपसे तेल लेने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर इस समय कोई चीज़ नेगोशिएट करता है इंडिया, मान लीजिए कि वो अगले 6 महीने तक के लिए या 3 महीने तक के लिए ये डिसाइड कर लिया कि अगले 6 महीने तक हम बहुत सस्ते दाम पे आपसे लेंगे, क्योंकि ऑयल प्राइस ऑलरेडी घट चुका है, और उसका बेनिफिट वो सीधा पास कर देता है इंडिविजुअल पे। तो दोस्तों क्या होता है कि अब देखिए इंडिविजुअल एक्टिविटी तो ऑलमोस्ट बंद है, तो आदमी तेल लेके क्या करेगा यार ठीक है, तेल लेके वो क्या करेगा, कोई काम ही नहीं उसके पास। तो इंडिविजुअल के ऊपर पास करने से बेहतर गवर्नमेंट ने ये समझा कि हम जो है इससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ा करके अब सोचिए कि इस समय का जो सिचुएशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें, अभी देखिए आज भी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में अनाज दिया जा रहा है उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है, उसको दिवाली तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के और उसके अलावा जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को इकोनॉमी के शट डाउन होने की वजह से, उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये रिकवरी कर सकते हैं इस पैसे से। तो ये चीज़ दो ऑप्शन था, तो गवर्नमेंट ने बिल अडाप्ट क्या किया, वो दूसरा ऑप्शन को अडाप्ट किया, ठीक है। तो उसने ये कहा कि हम इंडिविजुअल के ऊपर इसको इंडिविजुअल कंजप्शन को हम बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि इससे हम क्या करेंगे, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए जो इसके आगे और भी कारण थे, वो क्या कारण थे कि जो इंडिविजुअल के ऊपर इसको पास नहीं किया गया, उसमें सबसे पहला कारण ये था कि जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ 40% है, 60% जो ऑयल कंपनीज होती हैं वो डिसाइड करती हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा 2015 का PCS प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि इंडिया में पेट्रोलियम प्राइस कौन डिसाइड करता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट को बताया था, ठीक है। और आज भी कॉमन जनता में यही चीज़ें हैं कि जो ऑयल प्राइस है उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है वही दोषी है और वही उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इस बात पे ना एक बार पहली बात तो ये कि आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं तो जियो पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको कॉमन पीपल के साथ आप डिस्कस मत कीजिए, पर्टिकुलरली आप अपने घर वालों के साथ डिस्कस मत कीजिए, अदरवाइज वो कुछ और तर्क देंगे और उनका तर्क जो है ऐसा लगेगा कि बहुत ही जेन्युइन है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर उनको आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे
तो वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को, उल्टा आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। तो हमारे घर में भी ऐसी ही एक घटना घट चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ लोग थे, वो कहे कि यार तेल का दाम इतना घट रहा है लेकिन गवर्नमेंट निकम्मी है और गवर्नमेंट ये जो है बेकार है, ये कुछ कर नहीं रही है, अपना अपना ही केवल जेब भर रही है। तो उनको मैं सिर्फ इतना, मतलब उस कन्वर्सेशन में 5-6 लोग बैठे थे, तो वहाँ पे मैं भी बैठा था। तो सिर्फ मेरे ज़ुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकला था कि जियो पॉलिटिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, अगर उसकी समझ नहीं है तो आप जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हमको वहाँ से, ज़्यादातर लोग हमसे बड़े ही बैठे थे, तो वहाँ से हमको डांट के भगा दिए कि तुमको कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानते हो, जो करते हो वही करो जा करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है डिस्कस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को अपने, खासकर जो जिसकी आप इज्जत करते हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके बीच में बैठ करके आप जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली चीज़ तो हमने यही देखा कि जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है जो चीज़ें आयल के, उसमें गवर्नमेंट का रोल सिर्फ 40% है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट इसको इंडिविजुअल के ऊपर पास कर देती, तो मैंने जैसा बताया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद टू टेक द एडवांटेज ऑफ चीप रॉ मटेरियल द गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू कलेक्ट मोर टैक्सेस फ्रॉम द फ्यूल व्हिच कैन बी यूज टू द ऑफसेट ऑफ द लॉसेस। हमने बताया कि इकोनॉमी के शट डाउन होने की वजह से बहुत तरह के लॉसेज हुए, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए, उसको आप इस तरह से कह लीजिए कि कंपनसेट करने के लिए इसका पैसा यूज किया जा सकता था। उसके बाद इशूज ऑफ द ऑयल कंपनीज, अगर वो सारे बेनिफिट्स इंडिविजुअल को पास कर दिया जाता, तो इससे क्या होता है, जो ऑयल कंपनीज हैं वो लॉस में चली जाती। ठीक है, तो उनको भी टेक केयर करना था, उनका भी ध्यान देना था। इस वजह से ये सब कारण थे जिसकी वजह से ऑयल प्राइस को, जो उसका बेनिफिट था उसको कॉमन पीपल तक पास नहीं किया गया, इंडिविजुअल कंजप्शन को बढ़ाया नहीं गया। तो उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से इसमें मुस्कुरा के लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड, देखिए ये ज़बरदस्ती का वे फॉरवर्ड है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए सिंपल समझ यहाँ पे मैटर है ये कि डिमांड सप्लाई की वजह से ही किसी भी इस तरह से जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर चीज़ें होती हैं, उसका जो डिमांड सप्लाई का जो चेन होता है वही डिसाइड करता है। तो आपका सीधा सीधा वे फॉरवर्ड होगा कि आने वाले समय में भी अगर डिमांड सप्लाई में मिसमैच होता है तो इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। और इसके लिए क्या ही आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, सिर्फ एक ही वे फॉरवर्ड है, जो कि ये है कि आप जो है फ्यूचरिस्टिक वे में काम कीजिए, चीज़ों को सोच समझ के काम करें सारे देश। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है ऑयल प्राइस वाला मुद्दा। अगला मुद्दा देखते हैं क्या है। ये है एनपीटी को लेकर के 50 ईयर्स पूरे हुए हैं एनपीटी को। इंटरेस्टिंग है, कई बार डिफेंस वाले तो बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे इस ट्रीटी से, इंडिया का क्या कंसर्न रहा है। तो यही है कि जो एनपीटी साइन हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो साइन हुई थी, उसका जो है 50वीं एनिवर्सरी है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो इसको एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनपीटी क्या है। एनपीटी क्या है? एनपीटी इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी एम्ड एट लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन इंक्लूडिंग द 3 एलिमेंट्स। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स पे फोकस करता है। सबसे पहला कि नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका विस्तार रोकेंगे हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा है डिसआर्मामेंट, मतलब कि जो भी न्यूक्लियर हथियार है उसको धीरे धीरे हम फेज वाइज कम करेंगे। और तीसरा पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करने के लिए हम बढ़ावा देंगे, और भी कोई यूज न्यूक्लियर एनर्जी का नहीं होगा, ऐसा इस ट्रीटी में था। ये तो 3 एलिमेंट बड़े शानदार हैं, बहुत मज़ेदार हैं। उसके बाद ये फैक्ट है कि साइन हुआ ये 1968 में, और उसके बाद ये इफेक्ट में आया 1970 में। ठीक है, और आज करेंटली इसमें 190 मेंबर्स जो है इसके पार्टी हैं, 190 कंट्रीज को रेटिफाई कर चुकी हैं। ओके, अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ये है कि इस ट्रीटी में ये कहा गया कि स्टेट्स विदाउट न्यूक्लियर वेपन विल नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, मतलब जो न्यूक्लियर हथियार है, जिस देश के पास इस ट्रीटी के लागू होने के पहले तक, जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, न्यूक्लियर हथियार नहीं है, वो इसको एक्वायर नहीं कर सकती हैं, मतलब प्राप्त नहीं करेंगी, उसको अपने पास डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगी। पहला मुद्दा। दूसरा, यही कंट्रोवर्शियल है, अभी आगे समझ में आपको आएगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल मैं इसको करंट में कवर कर रहा हूँ, तो ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको पूरी तरह अच्छी तरह से इसको समझा दूँ। उसके बाद स्टेट्स विद द न्यूक्लियर वेपन विल परस्यू द डिसआर्मामेंट। पहला कंडीशन कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है
ठीक है, वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की कोशिश नहीं करेंगे, डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, कहीं से खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। और दूसरा, जो स्टेट्स जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर हथियार है, वो क्या करेंगे, इसका डिसआर्मामेंट करेंगे, मतलब निरस्त्रीकरण करेंगे कि धीरे धीरे वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ऑल स्टेट्स कैन एक्सेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पजेज अंडर द सेफ गार्ड्स। ठीक है, ये इसमें एनपीटी में कहा गया। अभी तक देखिए ये तीनों बातें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ठीक है, कोई इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। क्रिटिसिज्म इसका भी आगे आएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है पीसफुल एनर्जी के यूज के लिए, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए, उसको ये जो है एनपीटी बढ़ावा देगी, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, ये हमारा मेन हो गया कि एनपीटी क्या है। उम्मीद है दोस्तों को आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप साधारण भाषा में यही समझ लीजिए कि एनपीटी एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट और पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है। और उसके साथ साथ ये यह भी कहता है कि जिसके पास न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर नहीं करेगा, और जिसके पास है वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज के लिए हम इसको बढ़ावा देंगे। आसान भाषा में यही है। उसके बाद जो प्रोविजंस हैं इसमें, वो ये प्रोविजंस क्या क्या है इस एनपीटी में, वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, मतलब कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इन दोनों को डिफाइन करता है कि कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा माना जाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तो इस ट्रीटी में ये कहा गया कि जिनके पास 1 जनवरी 1967, कंट्रोवर्शियल डेट है ये, ठीक है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है, 1 जनवरी 1967 के पहले जिसके भी पास न्यूक्लियर वेपन है उसको न्यूक्लियर स्टेट बनाएंगे। मतलब ये कि वो डिसआर्मामेंट करेंगे। अगर वो एक्वायर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं इसका कोई उसमें जिक्र नहीं है, वो ये कह रहा है कि जिनके पास है वो डिसआर्मामेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी है ये डिफाइन करता है कि कौन से स्टेट्स हैं जिसको हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलेंगे, और कौन से स्टेट्स ऐसे हैं कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो जिनके पास न्यूक्लियर वेपन 1 जनवरी 1967 के पहले है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, जिनके पास नहीं है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके हिसाब से चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि आप जर्मनी को ले सकते हैं, तो जर्मनी यहाँ पे नहीं है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये जो 5 स्टेट्स हैं ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं इस ट्रीटी के अनुसार। और उसके साथ साथ जो भी और भी कंट्रीज हैं वो क्या है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। द ट्रीटी डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट पार्टीज टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज। पीसफुल पर्पज का मतलब यही हुआ कि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी का बिजली उत्पादन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर कोई पीसफुल यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी का, तो आपके लिए कोई विशेष रोक टोक नहीं है। ठीक है, अब ये जो प्रोविज़न है, इतना सा ही प्रोविज़न है आसान भाषा में, तो इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया। जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चरल फ्लाज हैं, कुछ स्ट्रक्चरल कमियां हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इम्बैलेंस्ड है और डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, 1967 ही क्यों रखा गया भाई, 1967 क्यों रखा गया, इसको नहीं रखना चाहिए था ना। इसमें मुद्दा चाइना का है। ठीक है, चाइना ने 1967 में ही अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1967 को माना गया। अगर इसको हम 1967 की जगह 1965 कर देते तो क्या बुराई थी, चाइना आउट हो जाता है इसमें से। लेकिन ये मुद्दा है, ये एक क्रिटिसिज्म है उसका। उसके साथ साथ इस तरह का इम्बैलेंस्ड और स्ट्रक्चरल फ्लॉ के साथ होने के बावजूद भी इस ट्रीटी को जो है लगभग आज 193 कंट्रीज हमने देखा, 190 कंट्रीज हमने देखा कि इसको साइन कर लिया है। केवल 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जिसने इस पर साइन नहीं किया है, उसमें एक है इंडिया। ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान। भाई इंडिया ने साइन नहीं किया तो भाई क्यों करेगा अपना ठीक है, समझ सकते हैं आप। उसके बाद इजराइल, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया, ये सब जो है साइन नहीं किए हैं। अभी आप न्यूज़ में सुने होंगे कि ट्रम्प और किम जोन उंग का एक वो हुआ था, कोई पीस डील हो रही थी, तो उसमें ये ट्रम्प साहब ने उनको तैयार किया था कि आप जो है एनपीटी को साइन करेंगे। ठीक है, फिर बाद में पता नहीं क्या हो गया, उसको गुस्सा आ गया, वो कह रहा मानेंगे नहीं ये बात को, ये सब बकवास चीज़ें हैं, यूएस केवल अपना इंटरेस्ट देखता है तो पूरी दुनिया को नहीं देखता है। तो वो जाग गया अचानक से, सपने में बोल दिया था कि ठीक है करेंगे, फिर बाद में वो मुकर गया अपनी बात से। तो वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, मज़ेदार चीज़ होता है इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
अगर नहीं भी हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस सब लेक्चर्स को देखने के बाद, सुनने के बाद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आपके अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें की प्रोविजंस हो गई और थोड़ा सा हमने ये देख लिया है कि क्रिटिसिज्म क्या है। दोस्तों अभी इसमें और भी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इशूज़ क्या हैं एनपीटी के साथ, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो इशूज़ हैं उसमें सबसे पहला इशूज़ यही है कि फेलियर ऑफ द डिसआर्मामेंट प्रोसेस। डिसआर्मामेंट की बात की गई, लेकिन फिर देखिए दोस्तों एक्चुअली बात क्या थी, एनपीटी को लाने का सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था, जो कोल्ड वार एरा चल रहा था उस टाइम पे अमेरिका और यूएस दोनों जो है अपने आर्म्स को बहुत तेज़ी से इंक्रीज करने में लगे थे। आज यूएस से जो है एक मिसाइल अपना टेस्ट करता था तो अगले दिन रसिया अपना टेस्ट करता था, यूएसएसआर अपना टेस्ट करता था। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज क्या थी, एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए अपना बहुत ही आर्म रेस में लगी हुई थी। दोस्तों डिफेंस वाले जानते होंगे कि डिफेंस में एक टर्म यूज किया जाता है, एक सेंटेंस है जिसमें ये कहा जाता है कि यूएसएसआर और रसिया दोनों एक ही बोतल में बंद दो बिच्छू हैं और ये दोनों तब तक लड़ेंगे जब तक ये दोनों नहीं मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। हालांकि डिफेंस में अब अगर आईआर में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा बहुत डिफेंस में भी इंटरेस्टेड होंगे, तो इस वजह से ऐसे सेंटेंसेस हमको जहाँ पे भी न्यूज़पेपर वगैरह में मिलते हैं तो इसको मैं रट्टा मार लेता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। पहली पहली चीज़ तो ये कि डिसआर्मामेंट वाला जो उनका मुद्दा था, जो मुख्य फोकस था वो पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद हैव्स एंड हैव्स नॉट वाला मुद्दा था कि कौन इसको रखेगा कौन नहीं रखेगा, और जो कट ऑफ डेट थी इसकी वो क्यों थी, ये सब मुद्दा था। ठीक है, फिर उसके बाद पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का, उसके बारे में भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ दोस्तों एक ये नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, ये कहते हैं कि अगर आप डिसआर्मामेंट करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आर्म्स का गिव अप कीजिए और आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, फिर उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा, सब वही बोल बच्चन है जो चीज़ें हम अपने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये दो इशू हो गया। उसके बाद तीसरा इशू क्या है, तीसरा इशू है कि पोस्ट कोल्ड वार चैलेंजेज। देखिए जब कोल्ड वार ख़त्म होता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, रसिया अपने अस्तित्व में आती है और उसके साथ साथ 15 और कंट्रीज अस्तित्व में आते हैं, तो सिचुएशन पूरा चेंज हो जाता है, ग्लोबल ऑर्डर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। ओके, तो इसके बाद क्या होता है कि जो कोल्ड वार एरा था उसमें क्या था कि दो ब्लॉक्स थे, एक यूएसएसआर वाला था, ये दूसरा अमेरिका वाला था। तो पूरा वर्ल्ड जो है लगभग दो ग्रुप में बटा हुआ था। लेकिन जब कोल्ड वार एंड होता है तो बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे वो अपना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट करते हैं, अपना सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करते हैं, और उसी में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे कि जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह अपना शुरू कर दिए, ये कह के कि हम इसका पीसफुल यूज करेंगे, एनर्जी के लिए यूज करेंगे। लेकिन चोरी छुपे वो क्या करने लगे कि न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट करने लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री थी, कोई महान व्यक्ति था जिसका नाम आप जानते हैं। ये तो मैं उसी तरह से बोल रहा हूँ जैसे हैरी पॉटर में बोलते हैं ना हर बार, अगर आप हैरी पॉटर देखे होंगे तो उसमें यही बोला जाता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप जानते हैं, उसका नाम नहीं लिया जा सकता ठीक है, तो इसी तरह का कुछ मुद्दा है। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है अपना आर्म्स डेवलप करने लगी पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के यूज के बहाने। तो ये सब मुद्दा होने लगा पोस्ट कोल्ड वार के टाइम पे, तो ये सब चैलेंजेस निकल के आने लगी। जैसा कि अभी आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि ईरान के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाया था यूएसए ने। ठीक है, तो ये सब मुद्दा चलने लगा, तो यहाँ पे भी वो फेल हो गया। मतलब ये कि 3 फ्रंट थे उसके, लगभग वो तीनों फ्रंट पे फेल हो गया। ओके, तो इस तरह से ये माना जाता है। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकता है, डिफेंस वगैरह में कई बार पूछा भी हो कि जो एनपीटी थी वो स्ट्रक्चरली फेल्ड थी। ठीक है, स्ट्रक्चरली फेल होने की वजह से ही वो प्रैक्टिकली भी फेल हो गई। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो एनपीटी था वो फेल था, डिस्कस कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद अगर इसको हम वे फॉरवर्ड के रूप में या इसका हम वे फॉरवर्ड देखें तो क्या हो सकता है कि सबसे बड़ी बात ये कि क्लीन एनर्जी आज जो है हम सबकी डिमांड है, हमारी सबकी नीड है। एक्चुअली पोल्यूशन को देखते हुए जो हमारे लिए क्लीन एनर्जी के जितने भी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो सब सारे अल्टरनेटिव्स को हम क्या करने हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। इस वजह से सारी कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए कि इसको जो है सपोर्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना चाहिए ताकि क्लीन एनर्जी डेवलप की जा सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। दोस्तों ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज़ में भी है
इवन करंट में भी है। मैं इसको इंक्लूड भी करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों से मैं इसको इंक्लूड नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखिए ये ज़्यादातर मुद्दा डिफेंस का है, तो न्यू स्टार्ट के बारे में हो सकता है डिफेंस में ज़्यादा पूछे, जीएस में नहीं पूछे, लेकिन अगर हो सकता है पूछ भी ले तो आप एक बार इसको इंटरनेट पे डाल के ज़रूर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा कि ये क्या है। इतना मैं बता दूं कि ये यूएसए और रसिया के बीच में एक ट्रीटी है, जिसके तहत कुछ चीज़ें कही गई हैं कि आप इससे ज़्यादा मिसाइल्स नहीं रख सकते, इससे ज़्यादा पेलोड उसमें नहीं होना चाहिए, और इतना नंबर में आप जो है इसकी कमी करेंगे और उसकी सूचना हमेशा एक दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें न्यू स्टार्ट ट्रीटी में है, और ये न्यूज़ में इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि 2021 में इसका जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब मुद्दे हैं जो वे फॉरवर्ड में आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद मोर रीजन्स इन द वर्ल्ड प्रेफरेबली कंप्राइजिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स शुड इंटर इनटू एन अरेंजमेंट ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आप जो है जो डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, गुड इनफ, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है ये कोशिश कीजिए कि न्यूक्लियर फ्री जोन हम बनाएं, न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बनाएं। सारे लोग अपने आर्म्स को गिव अप कर दो, यही बार बार जो है जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स है ये बार बार कहते हैं कि आप पहले जो है आप अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं पा रहा है दोस्तों। मैं एक पिक्चर भी था इसका मेरे पास बहुत ही मज़ेदार, लेकिन सॉरी कि मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर पाया, भूल गया एक्चुअली, मैं सोचा था कि उसको मैं करूँगा। ठीक है, फर्दर ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन फॉर द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। मतलब न्यूक्लियर वेपन को फिर से वही बात कि प्रोहिबिट करो न्यूक्लियर वेपन को, इसको इस पर रोक ही लगा दो, बंद कर दो टिकटॉक की तरह इंडिया में। ठीक है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसको बंद ही कर दो कि इस तरह की कोई भी चीज़ होती है। ओके, कोई भी इस पर रिसर्च मत करो, कोई इस पर डेवलपमेंट मत करो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करने की हमको ज़रूरत है, ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसको लाइटली मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपको मज़ा आए, आपको इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से आंसर लिख सकें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है ओपन स्काई ट्रीटी। ये भी न्यूज़ में है, और न्यूज़ में इसीलिए है कि ये एक ट्रीटी और है, इंटरनेशनल ट्रीटी, जिससे यूएसए एक बार फिर से भाग गया, इसको छोड़ दिया। अभी देखिए डब्ल्यूएचओ में पैसा देने से मना कर दिया, यूनेस्को में पैसा देने से मना कर दिया, तमाम चीज़ें हैं जहाँ से ये पैसा देना बंद कर दिया, भाग जा रहा है। तो उसी तरह से ये ओपन स्काई ट्रीटी भी है, जिससे यूएसए ने क्या कह दिया कि हम जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इसका जो प्रोसेस होगा वो अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये अगले 6 महीने बाद ये ओपन स्काई ट्रीटी फिर से न्यूज़ में आने वाली है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पर तैयार रहिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ ले कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या है और इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि डायरेक्ट इंडिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसको यहाँ पे शामिल करने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप इस टर्म से थोड़ा सा वाकिफ़ रहें, थोड़ा सा इस चीज़ को जानते रहें। तो देख लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में इसको देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंडिया का, चूँकि इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधी सी बात ये है। ये 1992 में इसको साइन किया गया था। ठीक है, देन द मेंबर्स ऑफ नाटो एंड वर्सा के बीच में आप समझ सकते हैं कि नाटो कौन था और वर्सा कौन था। जो यूएसए वाला ग्रुप था उसको नाटो बोला गया था, जो यूएसएसआर वाला ग्रुप था उसको वर्सा बोला गया था। ठीक है, और ये 2002 में पूरी तरह से इफेक्टिव हो गया था। ठीक है, 35 कंट्रीज आर पार्टीज टू द ट्रीटी इंक्लूडिंग यूएसए, रसिया एंड अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। ठीक है, ये सब सारी कंट्रीज उसमें पार्टीज थी। इसके पीछे आइडिया क्या था? द आइडिया वाज द प्रमोट ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ मिलिट्री फोर्सेज ऑफ एक्टिविटीज़ बाय द म्यूचुअल एरियल ऑब्जर्वेशन। इसमें देखिए दोस्तों ये क्या है कि इसमें एक ट्रीटी बनाई गई, एक एग्रीमेंट बनाया गया कि आपके जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इस तरह के डिफेंस की चीज़ें हैं, उसका हम एरियल जो है एक ओवरव्यू करेंगे, एक एरियल उसका इस तरह से समझ लीजिए कि जो एरियल सर्विलांस करेंगे, ऐसा इस ट्रीटी में कहा गया था। ठीक है, इसका जो है मेन उद्देश्य यही था कि एरियल स्पाई करना था। एरियल मतलब हवा में रह करके, ऊपर से रह करके दूसरे कंट्री के अलग अदर मेंबर कंट्रीज़ के जो आर्सेनल्स हैं, जो वेपन्स हैं, जो वेपनरीज़ हैं, जो डिफेंस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है, इन सब चीज़ों का जो है आप स्पाई कर सकते हैं, मतलब सर्विलांस कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ शर्तें इसमें थी। पहली शर्त ये थी कि जिस कंट्री का ऑब्जर्वेशन आप करना चाहते हैं उसकी अनुमति होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं उसको पहले 72 घंटे पहले आप नोटिस देंगे। ठीक है, और उसके बाद 24 घंटे पहले आप ये बताएंगे कि जो भी एरियल ऑब्जर्वेशन फ्लाइट आपकी जा रही है
उसका फ्लाइट पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, किस रास्ते से वो गुजरेगा, किस रास्ते से जाएगा, ये सब उसके पास इसमें जो है इसमें कुछ शर्तें थी, ये सब शर्तें थी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द एंड आर्म कंट्रोल मीजर द ट्रीटी कॉल्स फॉर द हायर लेवल्स ऑफ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी लीडिंग टू बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी दस लेसनिंग टेंशंस एमंग द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। सिंपल सी बात है वही कि आर्म्स और वेपन्स वेपन्स का ये सब एक दूसरे के साथ सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो जो टेंशन होगा वो थोड़ा सा कम होगा। इसमें क्या होगा कि जो कंट्री, मान लीजिए कोई कंट्री क्लेम कर रही है कि हम अपना वेपन्स, हमारे पास इतने वेपन्स हैं और हम अपनी मिलिट्री को या पर्टिकुलर स्पेस पे हम डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं, उनको तैनात नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में दूसरी कंट्री जाके ऑब्जर्व कर सके कि जो आप बात कह रहे हो वो सही है कि नहीं। देखिए ये मुद्दा जो है ना वापस से चाइना की वजह से आया है लाइमलाइट में। हालांकि जो यूएसए विड्रॉ कर रहा है वो उसका कारण रसिया है, लेकिन यहाँ पे चाइना का भी एक मुद्दा है। क्यों चाइना का मुद्दा है? क्योंकि चाइना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ किया, कुछ ऐसी जगहों पे अपना मिलिट्री डिप्लॉय किया, अपनी आर्मी को डिप्लॉय किया, लेकिन वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ करके ये बोला कि हमने डिप्लॉय नहीं किया। तो इसका अगर चाइना इस तरह की ट्रीटी को साइन करता तो अलग दूसरी कंट्री को, या इंडिया अगर भी साइन किया होता, इंडिया भी उसमें एक पार्टी होती, तो इंडिया जो है चाइना का, चूंकि चाइना कह ही रहा है कि हम डिप्लॉय नहीं किए हैं, तो ठीक है आप डिप्लॉय नहीं किए हैं तो आप हम अनुमति दीजिए, हम जो है ऑब्जर्व कर लेंगे अपना जाके सर्विलांस करके, ठीक है। तो वापस से चाइना एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया, चाइना की वजह से ही, चाइना के हरकतों की वजह से ही। हालांकि ये एक बैकड्रॉप था, बहाना था, आप कह सकते हैं प्रीटेक्स्ट था कि इस तरह की चीज़ें हुई, उसी बीच में चाइना बोल दिया। हालांकि जो यूएस का विड्रॉल है वो रसिया के कुछ हरकतों की वजह से है। रसिया की हरकतें क्या हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया होगा कि ट्रीटी क्या है। अब रसिया की हरकतें क्या हैं उसके पहले ये देख लेते हैं कि इस ट्रीटी का यूजफुल क्या है, यूज क्या है, इसका महत्व क्या है। तो सबसे बड़ा महत्व यही है ट्रांसपेरेंसी। इतना बड़ा बोल बच्चन यहाँ पे लिखा है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखा है। तो सबसे बड़ा जो इशू है, जो सबसे बड़ा इसका यूजफुलनेस है, वो यही है कि इसका ट्रांसपेरेंसी आएगी आर्म्स के मूवमेंट पे। जो कंट्री कुछ बोल रही है और क्या कर रही है उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों में पता चल सकता है। दूसरा ये कि आज के समय में बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि हम सेटेलाइट से इमेजिंग करके भी पता कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज कर होती हैं, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, उनका जो फाइंडिंग्स होती है वो ज़्यादा क्लियर होती है रेदर दैन द कंपेरिजन दैट द सेटेलाइट इमेजिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसका यूजफुलनेस है। तो ये सब सारी चीज़ें आप यूजफुलनेस में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखिए सेटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब सारी चीज़ें, डाटा कलेक्ट करना, ये सब सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। पूरा बोल बच्चन है अगर पूछेगा तो। ओके, तो ये इसके बारे में हो गया कि इसका यूज क्या है। उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा है वो है कि यूएसए ने इसमें विड्रॉ क्यों किया। तो सबसे पहला यही था कि यूएसए ने कहा कि रसिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसमें ओएसटी में चीज़ें कही गई हैं, शर्तें कही गई हैं, उसको वो वायलेट करता है। मतलब कुछ ऐसी अनफेयर और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ रसिया गेन कर लिया है जिसकी वजह से उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अलावा भी वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ घटनाएं पास्ट में ऐसी घटी थी जिसमें रसिया ने क्या कह दिया था कि हम आपको यूज नहीं करने देंगे, स्पाई का जो काम है वो हम नहीं करने देंगे। जैसे रसिया हैड डिनाइड द परमिशन टू यूएस ऑब्जर्वेशन फ्लाइट्स विदिन a 10 kilometer corridor along its border with the Russian occupied Georgian region of the Abkhazia एंड द साउथ ओसेटिया, ठीक है। ये जो रीजन्स हैं ये रसिया से बॉर्डर बनाते हैं। तो उस टाइम पे रसिया ने ये बोला कि इस बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर तक आप जो है 10 किलोमीटर के अंदर आप आकर के ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये एक कहानी आपको समझ में आई कि रसिया एक बार डिनाई कर दिया। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्लाइट डिस्टेंस ओवर द कैलिनग्राड and this had been particularly concerning because the enclave has seen significant military buildup in recent years, ठीक है। जो कैलिनिनग्राड था यहाँ पे यूएसए अपना सर्विलांस करना चाहता था, सर्विलांस लॉन्च करना चाहता था, लेकिन रसिया ने इसको मना कर दिया, ठीक है। और इससे यूएसए इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसका जो इंटेलिजेंस था वो ये कह रहा था कि यहाँ पे कुछ मिलिट्री का काम चल रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर उसको शक हुआ था तो अगर आप ओपन थे, ट्रांसपेरेंट थे, कुछ ऐसी घटना नहीं घट रही थी, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो आप यूएसए को अलाउ कर देते, लेकिन यूएसए को उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो इन सब चीज़ों की वजह से
यूएसए इरिटेट हुआ है और इरिटेट होने की वजह से वो क्या कर लिया है, विड्रा कर लिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट यही है कि अगर यूएस एग्जिट करेगा तो मॉस्को भी एग्जिट कर जाएगा ऑब्वियसली। अगर यूएसए वहाँ में उस ट्रीटी में नहीं रहेगा तो रसिया भी नहीं रहेगा, रसिया भी निकल जाएगा। और जब रसिया निकल जाएगा तो जो यूरोपियन एरिया में रसियन इम्पैक्ट होता है, रसियन मिलिट्री का मूवमेंट होता है, वहाँ का जो उसकी डिफेंस एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में यूरोपियन कंट्रीज़ भी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ तो डिपेंड करती हैं किस पे, यूएस के इंटेलिजेंस पे। यूएस से चीज़ों को निकाल करके वो अपना जो भी कंक्लूजन होता है वो ड्रा करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है, जैसा कि हमने बताया कि 2021 में ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अगर 2021 में जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसको रिन्यू करना पड़ेगा। और अगर रिन्यू नहीं होगा तो दोनों कंट्रीज़ फ्री हो जाएंगे वापस, किसी भी ट्रीटी में, इस तरह की ट्रीटी में वो बंधे नहीं होंगे। तो वापस से अपना जो आर्म है, जो वेपनरी है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, इसको वो फिर से बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक डर है कि 2021 में जब न्यू स्टार्ट खत्म हो जाएगा और इस तरह के ऑब्लिगेशन, कोई ओपन स्काई टाइप का भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा कि जो आर्म रेस था वो हो सकता है एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए। और इसको रिन्यू ना होने के पीछे, जो रिन्यू ना होने का एक डर है, उसका कारण है चाइना वापस से। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये कह रहे हैं कि अगर न्यू स्टार्ट ट्रीटी को चाइना भी साइन करेगा तो फिर मैं इसको रिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो अब चाइना को क्यों कुत्ता काटा है, कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता क्यों काटेगा उसको, कि चाइना क्यों इसको ट्रीटी साइन करेगा। तो ये एक मतलब ये लगभग तय है कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो 2021 के बाद आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो चाइना का एंगल है वो यही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है डिमॉन्स्ट्रेटेड अ कीन डिजायर फॉर द चाइना टू ज्वाइन दीज आर्म कंट्रोल अरेंजमेंट्स, द फीलिंग अपीयर्स टू बी द यूएस रसिया थ्रेट। वही सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। चाइना हैज़ बीन क्लियर इन सेइंग दैट it has no plans to join any future arm control measures involving the USA and Russia। ऐसी कोई भी ट्रीटी, ऐसी कोई भी अरेंजमेंट वो साइन नहीं करेगा जिसमें एक पार्टी यूएसए है, दूसरा पार्टी रसिया है। ठीक है, चाइना का स्टांस पूरी तरह से क्लियर है, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ओके। तो उम्मीद है कि ये मुद्दा भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, वो है इंडियन ओशियन कमीशन में अभी जो है इंडिया को एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में उसको अनुमति दी गई है, एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में उनको रखा गया है। तो यहाँ पे मुद्दा सिर्फ यही है, दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडियन ओशियन कमीशन क्या है और इसमें अगर ऑब्जर्वर का स्टेटस इंडिया को दिया गया है तो इससे इंडिया को सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया को फ़ायदा क्या क्या है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट यही है कि आईओसी में जो है इंडिया को शामिल ऑब्जर्वर स्टेट का एक दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इंडियन ओशियन कमीशन क्या है। सबसे पहली बात, इसमें जो वर्ड आपको यूज करना है वो है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। मतलब ये कि कई सारे गवर्नमेंट्स मिल करके इसको बनाए हुए हैं, कोई ये इनफॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल है। सारे 3-4 गवर्नमेंट्स हैं वो मिल करके बनाए हैं। कब बनाया गया था? ये 1984 में बनाया गया था। और ये वाला एरिया देखिए, ये वाला है इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन कमीशन में जो कंट्रीज़ हैं वो ये सब सारी कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसमें दोस्तों? देखिए, ये पहला कंट्री है मेडागास्कर, दूसरा है कॉमरोस, तीसरा है रीयूनियन, ठीक है, और उसके बाद मॉरिशियस एंड सेशेल्स। ठीक है, तो 5 कंट्रीज़ हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हैं ये पांचों कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। ठीक है, मेडागास्कर है, सेशेल्स है, मॉरिशियस है, रीयूनियन है, ठीक है, कोमरोस है, ये सब सारी कंट्रीज़ हैं। इसको आप जूम करके भी देख लीजिएगा एक बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, अगर उस प्लेस के बारे में आपको पता है कि वो जगह कहाँ पे है, तो 2-3 पॉइंट्स तो अपने आप ही निकल के आ जाते हैं, अगर उसके सिग्निफिकेंस, चैलेंज या कोई भी चीज़ इस तरह की बात की जाती है तो। अब जो देखते हैं इसमें आईओसी में जो ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं उसमें एक इंडिया है और इंटरेस्टिंगली चाइना भी है इसमें। ओके, चाइना ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि इंडियन ओशियन का क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं कि इंडियन ओशियन में इंडिया, चाइना या फिर जितने भी वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनका पूरा डायरेक्ट इंटरेस्ट इंडियन ओशियन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी जगहों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो अपना प्लेस एक बना के रखेंगे। तो उसमें देखिए इंडिया है, चाइना है, EU है, माल्टा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोविन है।
फ्रेंकोफोनी है। मतलब फ्रेंकोफोनी मतलब वही आवाज़ होती है ना, मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले कुछ देश हैं, कितने देश हैं, 54 देश हैं फ्रेंच स्पीकिंग। कलेक्टिवली वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं जो कि यहाँ पे हैं। देखिए फ्रेंच का, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे फ्रांस का क्या लेना देना है। फ्रांस का लेना देना इसलिए है क्योंकि इसमें से जो मैक्सिमम आइलैंड्स हैं वो फ्रेंच की कॉलोनीज रही हैं पास्ट में, तो इस वजह से वहाँ पे फ्रेंच का, इस तरह की जो फ्रेंच स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी वहाँ पे रोल दिया गया है, उनको भी वहाँ पे एक पार्टी बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं कि जो इसका सिग्निफिकेंस है इंडियन ओशियन ऑब्जर्वर होने का इंडिया के लिए वो क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इंगेजमेंट विद द वेस्टर्न इंडियन ओशियन कंट्रीज। हम हमेशा वेस्टर्न इंडियन ओशियन कंट्रीज के साथ मिलकर के काम करने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, उनसे इंगेजमेंट रखते हैं और उनसे हमारा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी आप समझ सकते हैं ना, सेशल्स पे एक इंडिया पोर्ट बना रहा था, हालांकि मुद्दा बदल गया, मैटर चेंज हो गया, सरकार वहाँ की चेंज हो गई, कुछ अलग माहौल बन गया, तो बात नहीं बन पाई इंडिया की, वो अलग बात है। तो ये एक मुद्दा है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी इन मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल दोस्तों एक चोक पॉइंट है अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन के बीच में, एक अच्छा ट्रेड रूट भी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों कुछ कट गया है तो आप इसको, लेकिन जो इसका मैटर आपको मिलेगा उसमें पूरा मिलेगा आपको। यहाँ पे चूँकि मेरा चेहरा आना था तो इस वजह से पीछे ढक गया, हालांकि मैं इसको टेक केयर करता हूँ, आगे वाले स्लाइड्स में ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे गलती से हो गया है तो अब मैं वापस से उसको सही करने नहीं जा रहा हूँ, तो आपको जो मैटर मिलेगा उसमें ये क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मोजाम्बिक चैनल है वो एक चौक पॉइंट है, ट्रेड रूट है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। उसके साथ साथ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सागर पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, सागर पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, वो इस पॉलिसी को लेकर के काफ़ी इस तरह से कह सकते हैं कि एक्टिव रहती है और इस चीज़ को हमेशा ये लागू करने की कोशिश करती है। और सागर पॉलिसी भी अभी कुछ रिसेंटली 10 दिन हुए होंगे, 10 दिन के अंदर में ये न्यूज़ में था, तो हो सकता है कि अपडेट वाली जो क्लास होगी उसमें मैं इसको कवर भी करूँगा, क्योंकि सागर जो पॉलिसी है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कारण ये है कि इंडियन ओशियन रीजन का और इंडिया का जो इंटरेस्ट है ये डायरेक्टली 2-3 जगह सिलेबस में मेंशन है, तो इसकी वजह से उस भी उधर एरिया में जो भी काम हो रहे हैं उसके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो सागर पॉलिसी है इसको भी अगर अच्छी तरह से लागू करना है तब भी हमको इन सब आइलैंड्स की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं वो सब सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रांस को लेकर के हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, अफ्रीका में काम कर रहे हैं, और जो ईस्टर्न कोस्ट है अफ्रीका का वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, केन्या और रवांडा युगांडा में बहुत सारी जगह मिलकर के काम कर रहे हैं फ्रांस के साथ। और उसके साथ साथ इंडियन ओशियन में भी बहुत सारे जगह पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम फ्रांस के साथ मिल करके कर रहे हैं। तो जो फ्रांस के साथ कोऑपरेशन है हमारा, अगर आइलैंड्स के साथ में वहाँ पे चूँकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी हैं तो कहीं ना कहीं फ्रांस का भी इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे, तो इस वजह से हमारा जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी अच्छी हो सकती है, कन्वर्सेशन और भी बेटर हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो फ्रांस के साथ हमारा कोऑपरेशन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसको किया जा सकता है। उसके बाद इट विल आल्सो हेल्प टू बूस्ट कोऑपरेशन विद द फ्रांस दैट हैज़ द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द इंडियन वेस्टर्न इंडियन ओशियन, जैसा कि हमने देखा। तो ये बात हो गई हमारी क्या कहते हैं इंडियन ओशियन कमीशन की। दोस्तों जो आईआर का पोर्शन था उसमें मैक्सिमम जो बड़ी चीज़ें थी उसको हमने कर लिया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इक्का दुक्का चीज़ें बच रही होंगी या फिर अभी जो रिसेंट में न्यूज़ में आएंगी उसको हम अपडेट की क्लास में कवर कर लेंगे। तो जो आईआर का सेक्शन था आज वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो भी बड़े मुद्दे हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने कवर कर लिया है, और जैसा कि हमने बताया कि जो 1-2 मुद्दे होंगे उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। जो हमारा अगला सेक्शन शुरू होगा दोस्तों वो होगा इकोनॉमी वाला। बहुत लोग इसका वेट कर रहे हैं, इकोनॉमी वाला सेक्शन हम अच्छे से करेंगे भी। और इकोनॉमी वाला सेक्शन अगर कोरोना के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो वो इकोनॉमी वाला है। तो अगले लेक्चर से हम इकोनॉमी वाला सेक्शन शुरू करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आईआर वाले सेक्शन में जो भी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं वो पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, और उसका फॉर्मेट क्या होगा आंसर राइटिंग का वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी और भी परेशानी होती है तो आप डायरेक्टली हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमको बता सकते हैं, उसका इंस्टेंट सलूशन मिलेगा आपको। क्योंकि आप जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि 1-2 घंटे के अंदर ही मैं उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर
देता हूँ, भले ही उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े, अपना कुछ काम को रोक करके रिप्लाई करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।